आपके अपने चले भारतीय ज्ञान सागर में। और आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी रेलवे की जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग में कुछ बात करनी है। तो कैंडिडेट का कमेंट था कि सर एनटीपीसी के ऊपर वीडियो दीजिएगा। तो एनटीपीसी को लेकर के जो भी बच्चों के मन में डाउट है, कितनी पोस्टें हैं, कहाँ से पोस्टें कितनी कितनी हैं, और उनकी प्रिपरेशन क्या है, एनटीपीसी के लिए जो सिलेक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है। कई बच्चों अभी कई बच्चों के लिए पहली वैकेंसी होगी, तो उनके लिए बहुत से डाउट होंगे जो आज इस वीडियो में पूरी क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और देखते हैं पूरा वीडियो लास्ट तक क्या मिलता है आपको नतीजा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, एनटीपीसी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी वैकेंसी है। नॉन टेक्निकल का मतलब होता है इसमें टेक्निकल बैकग्राउंड से कोई वैकेंसी नहीं ली जाती है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ लेवल दो प्रकार की वैकेंसी आती है, ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ लेवल से, ठीक है। ग्रेजुएशन में आप किसी भी अन्य स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जरूरी नहीं है आपको बीएससी की हो या बीएससी की हो, बीकॉम की हो, कोई भी की हो। ग्रेजुएशन लेवल का डिप्लोमा है आपके पास, कोई भी है डिग्री है कोई ग्रेजुएशन लेवल की, तो आपके पास, तो आप एनटीपीसी के लिए एलिजिबल हो ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए। अच्छा, ग्रेजुएशन पोस्ट और ट्वेल्थ पोस्ट दो पोस्टें हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो हम बात कर लेते हैं जो ग्रेजुएशन पोस्ट है उसके लिए। तो ग्रेजुएशन पोस्ट में जो बात आई है, ग्रेजुएशन पोस्ट में जो बात आप देख रहे होंगे साइड में इधर देखिएगा, तो ग्रेजुएशन पोस्ट में जो वैकेंसियां हैं वो पांच प्रकार की वैकेंसियां हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे ऊपर से अगर आप देखेंगे, तो नंबर एक पे जो वैकेंसी है ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए, वो है आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, ठीक है ना। ये वैकेंसी जो आपकी है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, इसमें आप ये सिक्स ग्रेड की जो वैकेंसी है, सिक्स और फिफ्थ फिफ्थ ग्रुप की ये वैकेंसियां हैं ग्रेजुएशन वाली, सिक्स और फिफ्थ ग्रुप की। नंबर दो है स्टेशन मास्टर की। नंबर तीन है गुड्स ट्रेन मैनेजर की, इसी को आप गुड्स गार्ड भी बोलते हो। नंबर चार है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। और नंबर पाँच पे है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो ये पांच वैकेंसियां हैं। पांच वैकेंसियों में तीन वैकेंसियां जो हैं वो आपकी लेवल फिफ्थ के तहत आती हैं, और जो दो वैकेंसियां हैं वो लेवल सिक्स के तहत आती हैं। टॉप की जो दो वैकेंसी है, जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो है ना, इसकी वैकेंसी जो है सिक्स लेवल से आती है। और स्टेशन मास्टर की सेम तीन पोस्ट जो है इसी ग्रेजुएशन लेवल से, तो गुड्स ट्रेन मैनेजर और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये फिफ्थ लेवल की वैकेंसियां हैं। पे स्केल की अगर हम बात करते हैं तो सुपरवाइजर कमर्शियल कम टिकट की और स्टेशन मास्टर जो है, इनका 35,400 दोनों का बनता है। गुड्स गार्ड जूनियर अकाउंट और सीनियर टिकट कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है, इनके लिए जो पे स्केल बनता है, इनिशियल जो पे स्केल होता है इनका 29,200 रुपये बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिकल की। तो मेडिकल जो स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो A2 और C2 और B2, ये दो तीन टाइप की मेडिकल आपकी रजिस्ट्रेशन लेवल में लिए जाते हैं। गुड्स का ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर दोनों का जो मेडिकल लेवल होता है वो A2 का होता है, ठीक है ना। और जूनियर असिस्टेंट अकाउंट कम टाइपिस्ट का और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन दोनों का C2 लेवल का मेडिकल होता है। और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का B2 लेवल का होता है। B2 लेवल का आप देखेंगे जो होता है उसमें थोड़ा डिस्टेंस जो आंखों का होता है उसको बढ़ा दिया जाता है, इसलिए। एज की अगर हम बात करते हैं तो एज इसमें 18 से 33 थी पहले, अब 18 से 33 एज तक की, यानी 18 to 33 एज। अभी इसमें 3 वर्ष के लिए इंक्रीजमेंट हुई है एज। कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो अब जाकर के जो 36 एज तक के कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल हैं इसमें, ठीक है। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 8,113 वैकेंसी हैं। पोस्ट वाइज अगर हम बात कर लें तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है, वो आप देख पा रहे होंगे 1736 वैकेंसी है। कितनी? 1736 वैकेंसी। स्टेशन मास्टर की बात करते हैं तो 994 वैकेंसी हैं। और गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करते हैं तो 3144 पोस्ट हैं। यहीं पर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करते हैं तो 1507 हैं। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करते हैं तो 732 पोस्ट हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे ये पोस्ट वाइज डिटेल दी हुई है। और अगर हम बात करते हैं तो अभी इसमें जो एज की बात करते हैं तो एज मैंने आपको बताया 18 से 33 थी पहले, अब 18 से 36 मानी जाएगी, क्योंकि 3 वर्ष का लास्ट डेट है 13 अक्टूबर, ठीक। और ट्वेल्थ लेवल की जो वैकेंसी है, इसकी लास्ट डेट है 20 अक्टूबर। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है वो इनकी इस प्रकार है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कोविड 19 में जो आपको 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दे रही है इस वर्ष का। और सीवीटी वन की अगर हम बात कर लेते हैं, सीवीटी वन, तो सीवीटी वन दोनों के लिए एक ही होता है, दोनों पोस्टों के लिए एक ही होता है, चाहे आप कोई भी पोस्ट के हो, ट्वेल्थ लेवल से एग्जाम दे रहे हो या ग्रेजुएशन लेवल से एग्जाम दे रहे हो। अच्छा, ट्वेल्थ लेवल में जो वैकेंसी आती है एक बार उनको देख लीजिएगा, ट्वेल्थ लेवल की जो वैकेंसी है उनको देख लीजिएगा। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये थर्ड ग्रुप की वैकेंसी है, ठीक है ना। ग्रुप से मतलब थर्ड लेवल की वैकेंसी नहीं होती है, ये इसमें लेवल बनाए हुए हैं रेलवे ने अपने आप में, ठीक है ना। तो एक लेवल के अंतर्गत वैकेंसी आती है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की दूसरे लेवल में आती है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है और ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी है। इनका टोटल जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे जो इनिशियल पे स्केल रहता है वो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का रहता है 21,700। और 19,900 अकाउंट क्लर्क, जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क का रहता है।
B2 ग्रेड का जो मेडिकल होता है वो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में चाहिए। उसके बाद में C2 का चाहिए आपका अकाउंट और जूनियर क्लर्क में। ट्रेन क्लर्क में आपका A3 लेवल का चाहिए। 18 से 33 यहाँ भी एज रहती है, 3 वर्ष का रिलैक्सेशन के साथ 18 से 36 वर्ष के लिए यहाँ पे योग्यता रखी गई है। 2022 पोस्ट आई है आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, ठीक है। 2022 361 पोस्ट है जो बात करते हैं वो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की हैं। और बात करते हैं हम 990 पोस्ट जो आई है वो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की हैं। और ट्रेन क्लर्क की बात करते हैं तो 72 मात्र पोस्ट आई हुई हैं। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 3445 पोस्ट हैं 12th लेवल एग्जाम से जो दी गई वैकेंसी, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं कि इनकी एज जो रखी गई है वो 1/1/2025 की बात करते हैं तो इस टाइम तक आप जो आरआरबी ने जो बोला है कि इस टाइम तक आपका जो एज है वो इतना रहना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। बात करते हैं कि अब बात कर ले आपके ये 2-3 डाउट जो थे कि एज को लेकर के, वैकेंसी को लेकर के, वो सारी चीज़ आप समझ चुके होंगे। आगे जब हम बात करेंगे तो आगे अब आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है इसका वो होता है CVT 1, CVT 2, स्किल टेस्ट, DV और मेडिकल फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। स्किल टेस्ट में क्या आता है, तो स्किल टेस्ट में आपके जैसे टाइपिंग की जो वैकेंसियां हैं क्लर्क की उनमें टाइपिंग होती है। और जो हिंदी से करना चाहे हिंदी, इंग्लिश से करना चाहे इंग्लिश, ऐसी होती है। और जो आपकी वैकेंसी आती है स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड, तो इसमें जो वैकेंसी होती है इनमें होता है साइको टेस्ट। स्टेशन मास्टर जैसे है तो स्टेशन मास्टर में होगा आपका साइको टेस्ट। साइको टेस्ट जो होता है इसलिए ये स्किल टेस्ट के अंतर्गत ही आते हैं। और किसी अन्य चीज़ की जैसे क्लर्क डिप्लोमा वगैरह मांगते हैं तो कंप्यूटर के अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप लगाइएगा, ओ लेवल वगैरह अगर है तो अच्छी बात है। नहीं है तो इसमें आप नोटिफिकेशन जो दिया है 70 पेज का नोटिफिकेशन है, आप पूरा नोटिफिकेशन एक बार फॉर्म डालने से पहले जरूर पढ़ लें, ठीक है। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखे जाते हैं, मानक क्या क्या होने चाहिए। तो CVT 1 जो होता है वो दोनों पोस्ट के लिए कॉमन होता है पहली बार में, ठीक है ना। चाहे आप 12th लेवल से एग्जाम दे रहे हो या ग्रेजुएशन लेवल से एग्जाम दे रहे हो, अगर CVT 1 देने जा रहे हो तो आपका सभी का पेपर एक समान आएगा। यानी GA जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे आपके। मैथ की अगर हम बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग की हम बात करते हैं तो रीजनिंग में भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। CVT 2 की बात कर लेते हैं। CVT 2 ये CVT 1 में अगर हम देखते हैं तो 100 क्वेश्चन बनते हैं टोटल। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, वन थर्ड की माइनस मार्किंग रहती है, ठीक है। यहाँ पर आपको लगभग लगभग मान के चलना है कि आप इतने नंबर पर आप आ जाएं। कितने पर? लगभग लगभग आप मान के चलिएगा 75+, इससे कम ना रहिए। क्योंकि यहाँ से लगभग 15 गुना लड़के आपके बुलाए जाएंगे, 15 गुना स्टूडेंट बुलाए जाते हैं CVT 2 के लिए। कितने गुना? 15 गुना, ठीक है। तब भी इस बार इतनी वैकेंसी नहीं है कि आपको इससे कम मेरिट देखने को मिले। तो 100 में से आपके 75+ नंबर हैं तो आप एक बार को चांसफुल रहेंगे। अगर हम बात करते हैं CVT 2, तो CVT 2 जो होता है वो प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग होता है। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था, जब वैकेंसी की डिटेल मैंने बताई थी तो उसमें दिया था लेवल की वैकेंसी, 6th लेवल की वैकेंसी, 5th लेवल की वैकेंसी, 3rd लेवल की वैकेंसी और 2nd लेवल की वैकेंसी। लेवल का पेपर एक ही होगा। जैसे सेकंड 2 लेवल की वैकेंसी जो है, 3 वैकेंसी है, तीनों का पेपर एक समान रहेगा आपका। लेवल 6 की जो वैकेंसी है तो उसमें 2 वैकेंसियां हैं, स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड, तो सीनियर टिकट क्लर्क कम और स्टेशन मास्टर, तो इनकी वैकेंसी का लेवल का जो पेपर रहेगा वो एक रहेगा। और जो 3 वैकेंसियां 4 और थी जिनका 5th लेवल में जो कैटेगरी रखी गई है तो 5th लेवल का पेपर अलग रहेगा। CVT 2 कुछ इस प्रकार बनता है। तो CVT 2 की अगर हम बात कर लेते हैं तो CVT 2 में जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग टॉप सिलेबस यही रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन की यहाँ क्वांटिटी बढ़ जाती है। यहाँ जनरल अवेयरनेस में 40 CVT होते हैं 1 में और यहाँ सेकंड में हो जाते हैं 50। यहाँ 30-30 होते हैं मैथ रीजनिंग, यहाँ मैथ रीजनिंग हो जाते हैं 35। टोटल क्वेश्चन बनते हैं आपके 120 और टोटल नंबर जो इंक्लूड किए जाते हैं 120, 1/3 की मार्किंग रहती है, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे कि इसका तो बता दिया 75+, इसका कितना लेके चले। तो इसका आप ये मान के चलिएगा अगर आप किसी भी जोन से फॉर्म डाल रहे हो तो 85 के लगभग में रहिएगा। इससे कम वाले या इससे ज़्यादा वाले तो 100% हो जाएंगे, इससे कम वाले तो कोशिश ना करें इस बार सिलेक्शन की, तो सोचे भी ना। तो आप 85+ लाने की सोचें CVT 2 में। स्किल टेस्ट में बात करते हैं, टाइपिंग या साइको होता है। और DV में आपका 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, मूल्यवास, आपका कंप्यूटर से नॉलेज, कोई भी डिप्लोमा यदि है तो वो ले जाइए। अदर डिप्लोमा, अदर सर्टिफिकेट जो भी आपके डिमांड रखी जाते हैं जैसे एफिडेविट है और भी कुछ चीज़ें हैं। मेडिकल की बात करते हैं तो पोस्ट वाइज मेडिकल मैंने आपको अभी बताया, CVT 1 सॉरी B1 B2 और C2 और B2 लेवल का ये मेडिकल होते हैं रेलवे में। तो आगे हम बात करते हैं कि पोस्ट वाइज जो वैकेंसियां हैं कहाँ पर सबसे ज़्यादा है और कहाँ पर सबसे कम है। उससे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि जो सिलेबस है आपका उसके अकॉर्डिंग जनरल अवेयरनेस में आपके किस प्रकार से आपको चलना है। तो चलिए बात करते हैं। लेके चलते हैं। नंबर 1 हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है। नंबर 2 बात करते हैं ज्योग्राफी। नंबर 3 बात करते हैं पॉलिटी। नंबर 4 पे आता है आपका इकोनॉमी। नंबर 5 पे आता है आपका साइंस। नंबर 6 है आपका कंप्यूटर। नंबर 7 है आपका एनवायरनमेंट। और नंबर 8 आता है आपका स्टैटिक जीके। और 9 नंबर पे आता है आपका करंट अफेयर्स। ठीक, ये आपके टॉपिक हैं जीके के।
अब देखिए हिस्ट्री से जो क्वेश्चन बनते हैं वो 5 से 7 क्वेश्चन तक बनने की संभावना रहती है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो बनते हैं वो लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन मान के चलिएगा, ज्योग्राफी से बनते हैं यहाँ पर। पॉलिटी से आप बात करते हैं तो 4 से 5, इकोनॉमी से बात करते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलिएगा। साइंस से यहाँ बात करते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन साइंस के आ जाते हैं। कंप्यूटर से हम बात कर लेते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। एनवायरमेंट से बात कर लेते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं तो लगभग लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक जीके में। करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं तो आप लगभग लगभग मान के चलिएगा 10 क्वेश्चन यहाँ पे मान के चलिएगा, 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, 6 से 80। स्टैटिक जीके का वेटेज इतना ही रहता है, कभी कभी 8 से 10 हो सकता है, ठीक है। एनवायरमेंट का क्वेश्चन हो सकता है 2 से 1 या तो 1-2 क्वेश्चन पूछे, या 3 तक जा सकता है, तो कंप्यूटर में कम कर देगा। तो ओवरऑल लगभग इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आपका कोई भी पोर्शन कहने का ये है कि जीके में अगर आप सोच रहे हो कि किसी चीज को छोड़ दें, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे का सारा एवरेज सबका बराबर रहता है, सिर्फ स्टैटिक जीके को छोड़ के। और स्टैटिक जीके का आप तभी कंप्लीट कर पाओगे जब ये आप सारे कंप्लीट करोगे। देखो टाइम की अगर हम बात करते हैं तो आप 3 मंथ का टाइम लेके चलिएगा। कितने मंथ का? 3 महीने का। अगर आप आज से भी तैयारी करने बैठते हो, या पेपर के लास्ट डेट जैसे कि आपने बताया था अभी, पेपर की लास्ट डेट जो है अगर उस दिन से तैयारी करने बैठते हो तो लगभग लगभग इतना टाइम लेके चलिएगा, आपको पेपर को देने को मिलेगा। हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो मैंने हिस्ट्री के लिए मैं बता दूं आपको, कम से कम आप हिस्ट्री को मान के चलिए, तो आपको अगर तैयार करना है हिस्ट्री को, तो आपको मिनिमम चाहिए तो चाहिए 20 घंटे। कितने घंटे? हिस्ट्री को 20 घंटे। ज्योग्राफी को तैयार करने के लिए आप मान के चलिएगा कम से कम आप 15 घंटे। पॉलिटी को आप मान के चलिएगा तो 10 घंटे। इकोनॉमी को मान के चलिएगा तो 8 घंटे। साइंस को मान के चलिएगा 10 घंटे। कंप्यूटर के लिए आपके लिए काफ़ी होंगे 8 घंटे। एनवायरनमेंट के लिए आप 5 घंटे काफ़ी है आपको। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करते हैं, जो स्टैटिक जीके आती है, इसको लगभग लगभग आप मान के चलिएगा 30 से 35 घंटे। करंट अफेयर्स की मान के चलिएगा तो डेली आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है, डेली, 1 डे, नो एनी गैप। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या करें। तो आप एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि सारे के सारे सब्जेक्ट आपके तैयार हो सकें 3 महीने आपके पास, यानी 90 दिन है। कितने दिन है? 90 दिन। 90 दिन यानी पर डे आपको 10 घंटे, 10 घंटे तो निकालने तो आपके पास टोटल घंटे बनते हैं 900, 900 घंटे बनते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में कुछ बात समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है इसकी। देखो रेलवे का एग्जाम, किसी भी एग्जाम को आप ले लो, चाहे आप आरपीएफ ले लो, आरपीएफ एसआई ले लो, ग्रुप डी ले लो, एनटीपीसी ले लो, ठीक है, लोको पायलट असिस्टेंट, कुछ भी ले लो। आपने अगर ये सोच के तैयारी करनी है कि 3 ही सब्जेक्ट है, आराम से पढ़ लेंगे, तो कभी सिलेक्शन नहीं कर पाओगे आप अपना। सब्जेक्ट के अंदर आपको जब तक नहीं घुसोगे आप, तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि एग्जाम क्या पूछना चाहता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वही चीज मैं आपको लेके चल रहा हूँ अंदर तक, डेप्थ में लेके चल रहा हूँ कि किस प्रकार आपको जाना है इसमें। हिस्ट्री आप 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, तो हिस्ट्री के साथ में कोई एक हल्का सा सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे आपको मान लीजिए मैंने एनवायरमेंट ले लिया, या हिस्ट्री के साथ में आप पॉलिटी लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि 20 दिन में आप ये भी खत्म करनी है, 10 दिन में ये खत्म हो पाएगी, ठीक है ना। 1-1 घंटे पढ़ना है, 1 घंटा इसको देना है, जैसे 1 घंटा इसको देना। और डेली करंट अफेयर्स को आप 1 घंटा दीजिएगा, स्टैटिक को आप 1 घंटा दीजिएगा। एक और एक और एक और एक, टोटल हो गए आपके जीएस के लिए 4 घंटे। जी जी, जनरल अवेयरनेस के लिए कितने हो गया? 4 घंटे। यानी जनरल अवेयरनेस आप पूरे दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है ना। इन 4 घंटों में पढ़ने के बाद आपको करना क्या है? 1 घंटा और निकालना है, 1 घंटा, 1 घंटा निकाल करके इसी को जो पढ़ा है ना, इसको रिवाइज करना है सेम डे में। ये एक दिन की शेड्यूल बता रहा हूँ मैं। 5 5 घंटे का शेड्यूल हो गया आपका जीए का, ठीक। 5 घंटे का शेड्यूल हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, तो मैथ में आप 2 घंटे पढ़िएगा मैथ पर डे, और 2 ही घंटे आप पढ़िएगा रीजनिंग, पर डे आपको लेके चलना है, ठीक है। इसके बाद में 1 घंटा इसका प्रैक्टिस लगाना है, जिस चीज को आपने पढ़ा है। सेम इसका भी यही, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये दोनों सब्जेक्ट आपके लिए जीरो हो जाएंगे पढ़े हुए, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो डेली की डेली प्रैक्टिस करते चलिएगा, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बाद में भी टाइम लेके बैठो, वो बात की बात है, एग्जाम लेट हो। मैं सिर्फ आपको 3 मंथ का ही टारगेट देके चल रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ इस चीज को। आपने मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ ली, 2 घंटे, 2 घंटे ये टोटल 4 घंटे ये हो गया, प्लस 5 घंटे, 5 घंटे वो हो गया था जीके जीएस, ठीक। 1-1 घंटे यहाँ से आपने प्रैक्टिस के लिए निकाल लिया, तो 2 घंटे और हो गए, तो ये टोटल हो गया जा करके 3 और 3 6, यानी अब 11 घंटे, 11 घंटे आप पढ़ना है आपको, और मैंने 10 घंटे लिया यहाँ पे टाइम। चलो 11 कर लेते हैं। अब ये मत करना कि यहाँ 10 पढ़ना है, ठीक है, मैं वहाँ 10 लिखा था, यहाँ भी 10 पढ़ना है। तो आपको 990 घंटे पढ़ना है। 990 घंटे में आप आराम से पढ़ सकते हो,
और 11 घंटे जब आप ये टोटल पढ़ाई करोगे, तब आपके पास ये नहीं सोचना है आपको कि मैं लगातार 11 घंटे पढ़ना है। आप ऐसा टाइम शेड्यूल फिक्स करिएगा घर में कि आपने अपने काम का टाइम फिक्स करना है। सुबह उठने का टाइम, शाम को सोने का टाइम, खाने का टाइम, मिलने का टाइम, दोस्तों से फोन पे बात करने का टाइम, चैट करने का टाइम, जो भी आपको वो सब फिट कर लीजिएगा, कब कब क्या क्या करना है। उसके बाद में जो टाइम बचता है, आप आराम से 11 घंटे देखोगे आपके पास निकल जाएंगे, बल्कि ज्यादा हो। उन 11 घंटों में कि कब मैथ को पढ़ना है, कब रीजनिंग को पढ़ना है और कब जीएस के ये 4 विषय लेके चलने हैं। जब आप देखोगे कि ये 4 विषयों में से ये हिस्ट्री खत्म होने को है, ये खत्म हो जाए, पॉलिटी खत्म हो जाए जैसे ही, और आपका खैर स्टैटिक और ये तो क्या ही खत्म हो गई जल्दी। ये दोनों जैसे ही खत्म हो जाए तो इनकी जगह पे कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिएगा, जैसे साइंस। साइंस उठा लिया, आप साइंस के साथ में आप कंप्यूटर पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, दोनों टेक्निकल है। इसके बाद में आप ज्योग्राफी उठा लो और एनवायरनमेंट उठा लो। इसके बाद में आप इकोनॉमी पढ़ लो। तो इस तरीके से आप चलोगे ना कि 2 सब्जेक्ट आपको ऊपर से लेके चलना है, यहाँ से 2 सब्जेक्ट, ये वाले 2 सब्जेक्ट, कोई भी आप 2 सब्जेक्ट ले चलते हो, और शेष 2 सब्जेक्ट को आप कंटिन्यू रखना है जब तक आपकी तैयारी चल रही तब तक। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि हम पेपर लगाएं प्रैक्टिस सेट, न्यू कैंडिडेट, न्यू स्टूडेंट। दूसरा, ओल्ड हो चुके हैं पढ़ाई करते करते, मतलब अभी उनकी तैयारी, उनका सिलेबस जो है खत्म हो चुका है। इनका सिलेबस, सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस जब आपका कंप्लीट होना है, तब आपके पास काम आता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है तैयारी करने की। इसके बाद में आपको जाना है टेस्ट पे। और कैसा जाना है? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है आपको। ये नहीं है ऑफलाइन कहीं से प्रैक्टिस से खरीद लिया लगाने लग गए। सीबीटी। ओल्ड के जो कैंडिडेट हैं उनको क्या करना है, जो सब्जेक्ट को एक बार खत्म कर चुके हैं अभी, या जब खत्म कर लें आप तब भी आपकी ये वीडियो काम आएगी। ओल्ड स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट क्या करें? ओल्ड स्टूडेंट ये करें कि नंबर एक, जब आपका सिलेबस तो कंप्लीट ही है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब आपके पास चांस बचता है पीवाईक्यू अच्छे से रगड़ने का। रगड़ डालो, दिन में 2-2 3-3 घंटे पढ़ो, 4-4 घंटे पीवाईक्यू पढ़ो, हर सब्जेक्ट का अलग अलग पढ़ो बैठ के, ठीक है ना, घंटे। जब ये आप कर लेते हो, आपके पास फिर भी टाइम बचता है, तो आप एक सीबीटी लगाओ। और इस सीबीटी लगाने के बाद में आपने जैसे 90 मिनट का टाइम दिया, जैसे मैं अभी बताना भूल गया, जो आप पेपर देने जाओगे तो उसमें टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 100, टाइम रहेगा 90 मिनट। और सेकंड सीबीटी, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे 120 और टाइम रहेगा 90 मिनट। समझ रहे हो ना, 90 मिनट। सीबीटी 2, सीबीटी जब देते हो आप घर मतलब प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो घर पे, तो आपको इसको लगाने के बाद इसका एनालाइज करना है। एनालिसिस अगर नहीं कर रहे हो तो आपका पेपर लगाना घर पे बेकार है। एनालिसिस करिए और वहां से अपने क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए हैं, जो मिस्टेक हुई हैं आपसे, जो आती हुई मिस्टेक हुई हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आ रहा था रीजनिंग या मैथ का, वो हमसे गलत हुए, इन पर वर्क करना है। इन पर वर्क करिएगा और उसको अगली टाइम से कभी ये गलती ना हो, ऐसे काम करिएगा। तो ये तो ओल्ड स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटेजी है और ये न्यू स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटेजी है। इन सबको आपको लेके चलना है साथ साथ में। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ से फॉर्म फिल करे हैं। अभी तक जो कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं भरा है, मैं उनके लिए बता देता हूँ कि वो कहाँ से फॉर्म फिल करें। तो जैसा कि आपने देखा होगा, इस बार वैकेंसी बहुत कम है, और वैकेंसी बहुत कम है तो कई लोग आप वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि आप वहां से डाल दो फॉर्म, पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप जैसे कई लोग हैं जो उनकी बातों में आ रहे हैं और वैसा ही करने जा रहे हैं। तो मैं, जैसा कि आप इस यहाँ स्क्रीनशॉट देख रहे होगे जो लगा हुआ है, ये पिछली प्रीवियस 2019 में जो सीबीटी 1 हुआ था, उसकी पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज मैं आपको बोलूंगा, जो आप देखते जाइएगा जोन, और जोन के साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कट ऑफ क्या गई थी। कट ऑफ तब वैकेंसियां थी 35,000 समथिंग, ठीक है ना। तो 35 का 15 गुना कर लीजिएगा तो अच्छा खासा तब वेटेज था, और इस बार देख लीजिएगा आपका कहाँ है सिलेक्शन। तो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई थी उस टाइम जो थी, वो आप देख लीजिएगा। जो कट ऑफ की बात करते हैं तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ 82.27 कट ऑफ गई थी सीबीटी 1 के लिए, ठीक है ना, जहाँ 15 गुना बुलाना था वहां की बात करें। और सीबीटी 2 में तो कोई भी जोन जो था वो 82 से कम नहीं था, सारे के सारे प्लस थे। अहमदाबाद की बात करते हैं, क्रम से देख लें। अहमदाबाद की बात करते हैं तो 72.86। यूआर की बात करते हैं, यूआर के बाद में आप सभी कैटेगरी में लगभग लगभग 5 से 8 क्वेश्चन घटाते चले जाएंगे, ठीक है। अहमदाबाद की बात करते हैं 72.86, अजमेर की बात करते हैं 77.39, इलाहाबाद की बात करते हैं 77.49, बेंगलोर की 64.97 गई थी, भोपाल 72.9, भुवनेश्वर 71.91, बिलासपुर 68.71, 79, चंडीगढ़ 82.27, चेन्नई की 72.14, गोरखपुर की 77.43, गुवाहाटी की 66.44, जम्मू की बात करते हैं 68.22, कोलकाता की बात करते हैं 79.5, और मालदा की बात करते हैं 61.87, मुंबई की बात करते हैं 77.05, मुजफ्फरपुर की बात करते हैं 57.97, पटना की बात करते हैं 63.03, रांची की बात करते हैं 60.75,
सिकंदराबाद की बात करते हैं 77.72, सिलीगुड़ी की बात करते हैं 67.52, त्रिवेंद्रपुरम की बात करते हैं 79.75। ये आपके लगभग लगभग 21 जोन थे जहाँ से आप फॉर्म डाल सकते थे। और 21 जोनों जहाँ से आपने डाला है फॉर्म, वो आपने जो फॉर्म डाले हैं अभी अभी जो फॉर्म की बात कर रहे हो, तो ये वहाँ से वैकेंसियाँ उस टाइम भी बहुत अच्छी थी जहाँ से कट ऑफ ज़्यादा दे दी गई है। जहाँ कट ऑफ ज़्यादा जा रही है वहाँ पहले वैकेंसियाँ बहुत अच्छी थी, समझ रहे हो ना। और इस बार भी आप अगर वही गलती कर बैठे हो कि जहाँ वैकेंसी आपको ज़्यादा दिख रही है, जैसे कि मुंबई है, कोलकाता है और सिलीगुड़ी है या जो भी है, तो आप अगर वहाँ से सिकंदराबाद है और तिरुवनंतपुरम है, तो ये सारे के सारे आप अगर काम वही कर रहे हो जो प्रीवियस करके आए हो, तो शायद ही आप उस लेवल तक पहुंचो। क्योंकि देखने को क्या मिलेगा आपको, मैं आगे बताता हूँ। इस बार जो वैकेंसी है वो चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा वैकेंसी है 410। दूसरा बात करते हैं, कोलकाता में है 1382 पोस्ट, मुंबई में है 827 पोस्ट, सिकंदराबाद में 478 पोस्ट, तिरुवनंतपुरम में 174 पोस्ट। तो ये लगभग लगभग हाईएस्ट पोस्ट की कैटेगरी में वैकेंसियां हैं। बात करते हैं कि कहाँ पर सीरियस है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी अगर हम बात करते हैं तो कहीं कहीं तो ये है कि किसी किसी पोस्ट पर वैकेंसी नहीं है, समझ रहे हो ना। जैसे 6 लेवल की जो वैकेंसी है, 5th लेवल की वैकेंसी है, 3rd लेवल की वैकेंसी है, 2nd लेवल की वैकेंसी है, जो जो ग्रुप में बटी हुई वैकेंसियां हैं, तो कहीं कहीं जोन में तो वैकेंसियां ही नहीं है वो। तब आप क्या करोगे, आप फार्म तो डाला है, जैसे कि आपने अपना जोन में कहीं नजदीकी या कहीं पास में डाल दिया, गोरखपुर वगैरह कहीं फॉर्म डाल दिया, जैसे आपने माना कि वहां पर आपने फॉर्म डाला और पोस्ट चयन कर लिया आपने कि आपका 6th चाहिए, लेकिन वहाँ 6th में पता पड़ी आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं, समझ रहे हो ना। इस चीज के लिए आप थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें और बहुत अच्छे से एनालाइज करके ही फॉर्म को फिल करवाएं। जिनका हो चुका है उनकी बात अलग है, जिनका रह गया वो, मेरे हिसाब से मैं आपको 3 जो जोन है वो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप इनमें से अगर फॉर्म भरते हैं तो आप ठीक रहेंगे। और एक जो जोन आता है वो है आपका चेन्नई। चेन्नई की बात अगर हम बात करते हैं, नंबर 2 पे, नंबर 1 पे ये है, और नंबर 2 पे जो आपका आता है चेन्नई के बाद, गुवाहाटी, सॉरी मालदा, मालदा नहीं, गुवाहाटी ले लीजिए आप, गुवाहाटी। गुवाहाटी गुवाहाटी के बाद अगर हम बात करते हैं तो रांची। और नंबर 4 पे अगर हम बात कर लेते हैं, अब आपका बचता है मालदा। इसके बाद में आप जो एवरेज जोन है, जैसे कि आपका अहमदाबाद है, अहमदाबाद के बाद में आपका है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के बाद में आपका बिलासपुर, ठीक है ना। बिलासपुर के बाद में आपका, मान लो आप डालोगे जैसे फॉर्म, तो आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो इन जोनों से आप फॉर्म डाल सकते हो। फॉर्म डाल के आपको सिर्फ तैयारी पे जुट जाना है। ये अब मत कोशिश करिएगा कि किस जोन से फॉर्म सही रहेगा डालना, किस जोन से मेरिट कम जाएगी। सारे डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश की है, सिलेबस भी आपसे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। जो भी आपके मैथ रीजनिंग का आपका अगर डाउट है कि क्या क्या पढ़ें, तो मैथ रीजनिंग में कुछ भी छूटना नहीं है, सारी मैथ पूछी जाती है, सारी रीजनिंग पूछी जाती है जो कम्पिटेटिव एग्जाम रेलवे में लगी हुई है। अगर आपके डाउट ये है कि कहाँ से पढ़ें, बुक कौन सी लें, तो आप रुक्मणी प्रकाशन, रेलवे की जो बुक आती है, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, इनको ले लीजिएगा। और अच्छे से इनके पीवाईक्यू से यहाँ से तैयारी कर सकते हो आप। बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ होता है, और रेलवे के लिए जो बहुत हेल्पफुल होती है, पूरा जो सिलेबस है रेलवे CVT 1 CVT 2 और किस ऑल एग्जाम जितने भी 2022 तक के एग्जाम हुए, उन सारे के सारे क्वेश्चन इसमें समाहित होते हैं। तो आप इस बुक को अगर पढ़ते हो, तो इन बुक से अगर तैयारी करते हो, तो भी आप एक अच्छी लेवल की तैयारी आप समझ सकते हो कि हमें क्या पढ़ना है, अभी बाकी रह गया है। रही बात आपको कि ऑनलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़ना है, तो ऑनलाइन भी कई टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है तो भैया ऑफलाइन भी सिलेक्शन होते हैं। ऑनलाइन की दुनिया जब अभी आई है, ऑफलाइन पहले से चली आ रही है। ऑनलाइन का आप सहारा लीजिएगा, मैं मना नहीं करूंगा, ऑनलाइन का सहारा लीजिएगा। ऑफलाइन आप तैयारी जरूर कीजिएगा। कारण क्या है कि ऑनलाइन लेने के बाद आप ये सोचते हो मैंने ये वीडियो देख ली तो चलो दूसरी देखता हूँ, ये देख ली चलो दूसरी देखता हूँ, लेकिन दिमाग में कितना रुक रहा है आपको, सबसे ज्यादा ये भी देखना है आपको। टाइम को ज़्यादा फालतू वेस्ट ना करते हुए आपको 10 से 12 घंटे की स्ट्रेटेजी प्लान लेके चलनी है पर डे। तब आप रेलवे एनटीपीसी में इस बार सिलेक्शन के काबिल योग्य बन सकते हो। इससे कम समय में आप सोचो कि हम कम से कम पढ़ के सिलेबस सिलेक्शन ज़्यादा ले लेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे इस बार, तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि इस बार जितना आसान सिलेक्शन लेना नहीं है, जितना आसान ये चयन करना है कि किस जोन से फॉर्म डालें, समझ रहे हो ना। तो फॉर्म डालना भी अपने आप में एक बुद्धिमत्ता दिखाता है, फॉर्म डालना भी अपने आप में कहीं ना कहीं आपका 50% सिलेक्शन निर्धारित कर देता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो आप कहाँ से फॉर्म डालते हो ये आपकी मर्जी है, मेरा काम था आपको समझाना बताना, मैंने आपको बता दिया। अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। मिलते हैं तब तक के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। टाटा धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़े रहे चैनल के साथ, लाइक से सब्सक्राइब में कमी मत करिएगा, अपना प्यार बताने दीजिएगा। धन्यवाद।